डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमने इससे पहले स्टार्ट किया हुआ है मई जून 2010 और 12 पेपर 1 यानी हम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, 2 किया है, फिर 3 4 5 6 तक हमने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ अबाउट लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो अब लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या है, ज़रा इसको पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर हम ये क्वेश्चन करते हैं। वेरी क्विकली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिमेट्री क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ओके, द सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री हमने पहले एक लेक्चर में डिस्कशन की है, उसकी वीडियो भी मैं अपलोड जल्दी कर दूंगा। ठीक है, ये एक ऐसी लाइन होती है दैट डिवाइड्स द ऑब्जेक्ट इनटू आइडेंटिकल हाफ्स। ठीक है, इक्वल इक्वल हाफ्स या आइडेंटिकल हाफ्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप डिवाइड कर दें एक लाइन से तो हम उसको कहेंगे कि ये क्या है जी, ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अगर आप देख पाए तो यहाँ नंबर 1 जो है ये हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री जैसे कि इस शेप में नज़र भी आ रहा है आपको कि ये हॉरिजेंटल हमारे पास लाइंस है और इसलिए इस एरो को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब अगर हम इसको फोल्ड करें ना तो ये बिल्कुल यानी इसके जो एजेस हैं वो एक दूसरे के साथ मीट करेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री की एक एग्जांपल है। दूसरी वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं कि इस शेप को आपने इस वर्टिकल लाइन में डिवाइड कर दिया है तो ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हाफ पार्ट इसका ये वाला हो गया, हाफ इसका ये वाला हो गया। अब हम इसको अगर फोल्ड करके आपस में ज्वाइन करें तो ये जितने भी एजेस हैं इसके ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल मीट करेंगे, परफेक्टली मीट करेंगे, तो इसीलिए इस लाइन को कहा जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस तरह से तीसरी टाइप जो है वो आप देख सकते हैं कि डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री है और इसमें आप देखें तो इस शेप को हमने इस तरह से डायगनली, ये अब शेप डायगोनल जो लाइन है वो इस तरह से भी हो सकती है और वो जो है तकरीबन इस तरह से भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करेगा कि शेप की डायरेक्शन क्या है। तो अब इस लाइन से अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो ये जो ऊपर वाला हाफ है, ठीक है, और ये नीचे वाला हाफ, अगर हम इसको फोल्ड करें ना इस शेप को यहाँ इस सेंट्रल लाइन से, ठीक है, तो ये दोनों हाफ से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह की लाइन जो होती है उनको हम कहते हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक हो गया। अब ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ज़रा समझ लें, इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, एक लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि किसी शेप को अगर आप 360 डिग्री तक रोटेट करते हैं, 360 डिग्री रोटेशन उसमें लाते हैं तो हाउ मैनी टाइम्स वो ओरिजिनल शेप पे वापस आती है। जैसे लाइक अगर यहाँ ये ट्राइंगल आप देखें तो ये इसकी जो हमें नज़र आ रही है ये ओरिजिनल शेप है। ठीक है, दिस वन इज़ ओरिजिनल शेप है। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर हम रोटेट करें ना, यानी इसको हम चाहें कि इसको 90 डिग्री रोटेशन इसमें लेकर आए ना। ठीक है, सो अगर मैं इस एज को यहाँ 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूँ तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करूँ तो ये इस शेप में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर दोबारा इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम लेके जाएं, ठीक है, तो ये शेप आ जाएगी। अब ये जो शेप आपको नज़र आ रही है ना, ठीक, ये दिस वन, इसमें और इसमें देखिए बिल्कुल ओरिजिनल जैसी है। तो यहाँ जब 360 तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और जब यहाँ तक हम पहुँचे तो ये वन रोटेशनल सिमेट्री जो है वो कहलाएगी। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि वन रोटेशनल सिमेट्री है और या फर्स्ट रोटेशनल सिमेट्री है, फर्स्ट रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, मैं ज़रा इसको शॉर्ट करके लिखूँगा, फर्स्ट रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक हो गया। फिर देखिए अगर इसी शेप को हम फर्दर 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज ही शिफ्ट कर लें, क्लॉकवाइज इसको रोटेट करें, ठीक है, यहाँ भी ये क्लॉकवाइज था 90 डिग्री तो इसकी ये शेप आ गई थी। अब इसको जब क्लॉकवाइज आप रोटेट करेंगे तो ये शेप हो जाएगी। ठीक है, और अगेन इसको जब दोबारा आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेके जाते हैं, ठीक है, रोटेट इसको आप करते हैं तो ये शेप हमारे पास आती है। अब आप गौर करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 360 डिग्री रोटेशन हमने की है और इस 360 रोटेशन में 2 टाइम्स ऐसा हुआ है। फर्स्ट टाइम जो ये शेप आई है और ये सेकंड टाइम ये जो शेप आई है ये जस्ट लाइक द ओरिजिनल शेप है। तो इसके फिर हम कहते हैं कि जो रेक्टेंगल है इसका ऑर्डर जो है या रोटेशनल सिमेट्री जो है या ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो है वो 2 बनता है। ठीक है, इसलिए बस सिमेट्री का जो टॉपिक है इसमें दो ही चीज़ें आप याद रख लीजिए, एक तो ये कि लाइन ऑफ सिमेट्री, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया है,
और दूसरा ऑर्डर ऑफ सिमेट्री पे बात देख लीजिएगा कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि 360 डिग्री आप किसी भी शेप को रोटेट करें और उस दौरान जितनी मरतबा वो शेप ओरिजिनल शेप जैसी हो जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइक हो जाए जैसे इस केस में था, तो वो उसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहलाएगी। जैसे रेक्टेंगल जो है इसकी 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है अगर हम इसको 360 डिग्री रोटेट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको जस्ट इसका एक इंट्रोडक्शन सही दी है। ठीक है, सिमेट्री का होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ सिमेट्री। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ हमारे पास ये है कि ड्रा ऑल द लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ऑल द लाइंस ऑफ सिमेट्री हमने ड्रा करनी है। तो इसमें पहले एजेस को आपने आपस में ज्वाइन करना है। जैसे इसका ये वाला एज जो है इस वाले एज के साथ आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये वाला एज जो है इस वाले एज के साथ ज्वाइन करेंगे, ये वाला एज जो है आपस में इसके साथ ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास एक सिमेट्री आएगी। दूसरी सिमेट्री इस तरह की आएगी कि जो सेंटर में जो हमारे पास स्पेस है ना, ठीक है, जैसे अगर यहाँ से यहाँ मैं एक लाइन ड्रा करूँ तो ये भी हमारे पास एक सिमेट्रिकल लाइन है। ठीक है, इस तरह जो सेंटर से अगर मैं इस तरह से लाइंस ड्रा करूँगा तो ये सारी की सारी भी लाइंस ऑफ सिमेट्री ही होंगी। ठीक है, थोड़ा इसको मैं एक्यूरेट भी कर लेता हूँ। तो चलें जी, इसको अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा पहले तो हम बेटा एजेस की बात कर लेते हैं। लाइक ये वाला, अगर ये वाला जो एज है इसको मैं यहाँ पे इन दो एजेस को आपस में ज्वाइन करा दूँ। ठीक है, ज़रा आप जब पेपर में ड्रा करेंगे तो बिल्कुल स्केल यूज़ करेंगे और इसी वजह से आपकी जो लाइंस आएंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट आएंगी इस तरह से। जस्ट अ मिनट, एक और लाइन हम ड्रा करते हैं और इस एज को आप इससे ज्वाइन कर दें। ठीक है, इसी तरह से एक और लाइन ड्रा करते हैं जिसमें एक ये वाला एज हमारा रह गया, इसको हम इधर ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारे एजेस जो हैं ज्वाइन हो चुके हैं। सो ये ठीक है जी, यहाँ से अगर हम देखें तो ये 1 2 एंड 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई हैं। सही है, अब जो हमारे पास रिमेनिंग एजेस हैं उनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि अब एजेस तो हमारे पास सारे ज्वाइंट हो चुके हैं। अब जो साइड्स हैं हम उनको आपस में ज्वाइन करेंगे। लाइक ये वाली साइड है, मैं इसमें लाइन ले लेता हूँ, कोशिश करता हूँ ज़रा ताकि आपको ज़रा बेहतर तौर पे समझ आए। तो ये आप देखें, ये तकरीबन हाफ से हमने एक लाइन जो है वो एक्सटेंड कर ली है। इसकी पोजीशन थोड़ा बेहतर कर लेते हैं क्योंकि सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री जो है ना तकरीबन सेंटर से ही क्रॉस करेंगी। ठीक है, ऑल लाइंस ऑफ सिमेट्री जो है वो इस शेप में सेंटर से ही हमारी क्रॉसिंग होगी। सो यहाँ से भी हाफ से ये लाइन मैंने ली, सेंटर पॉइंट से गुजर के इधर तक आ गई। ठीक है, दिस वन ठीक हो गया। इस तरह से एक और अब लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रा कर लेंगे। सो देयर आर मैनी लाइंस ऑफ सिमेट्री और ये आ गई हमारे पास। ठीक है, तो रेड से जो मैंने ज्वाइन किया है वो मैंने एजेस को ज्वाइन किया था। रेड लाइन से जो आपको नज़र आ रही है लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये 3 हैं। और जो ग्रीन से देखें तो ये जो सेंटर में एजेस के दरमियान हाफ तकरीबन मिड से ना लाइंस मैंने ली हैं और ये तकरीबन 6 आ गई हैं। ठीक है, तो देयर आर 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री इन दिस शेप। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ रेगुलर हेक्सागोन जिसमें सारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट शेप में। यहाँ ये कह रहे हैं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रा करें। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 साइड्स जिसमें रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर जो है वो 2 हो। और अभी हमने डिस्कस किया कि रोटेशनल सिमेट्री जिसका ऑर्डर 2 होता है वो एक रेक्टेंगल शेप भी हो सकती है, इसके अलावा रोम्बस भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको अगर ड्रा कर लूँ तो ये हमारा यानी एक रेक्टेंगल हमने ड्रा करनी है। तो ये तकरीबन ये आ जाएगी जी रेक्टेंगल। और जैसे कि अभी हमने बात की कि रेक्टेंगल जो है इसकी भी रोटेशनल सिमेट्री जो इसका ऑर्डर होता है रोटेशनल सिमेट्री वो 2 होता है। ठीक है, रेक्टेंगल का। इसके अलावा रोम्बस जो है इसमें भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 ही होता है। सही हो गया। सो नाइस एंड इजी, ये क्वेश्चन जो है ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 7 डन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं तो यहाँ ये बात करें कि हमें कुछ डाटा गिवन इस तरह से है कि द टेबल शोज़ मिनिमम मंथली टेम्परेचर इन विंटर इन सेल्सियस इन वॉस्टॉक एंड लंदन। ठीक है, ये टेम्परेचर हमें गिवन है।
अब ये कह रहे हैं जी डिफरेंस फाइंड करें बिटवीन द टेम्परेचर इन वॉस्टक एंड लंदन इन जुलाई। ठीक है, सो जुलाई में अगर हम देखें तो जुलाई का मंथ हमारे पास ये आ गया, इसमें वॉस्टक के लिए टेम्परेचर ये है, ठीक है, और लंदन का ये है, सही है। सो इसको हमने सॉल्व करना है जी। तो चलें इसको बेटा स्टार्ट करते हैं। अभी इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अच्छा, डिफरेंस के लिए टेम्परेचर का जब भी डिफरेंस आप ले रहे होते हैं तो एक आसान सी बात तो यही है कि मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। सो मैक्सिमम अगर हम देखें तो 7 है हमारे पास, माइनस मिनिमम जो है इट इज़ -74। सो ये बेटा ब्रैकेट जब आप रिमूव करोगे तो माइनस एंड माइनस दैट विल बी प्लस, और ये आपका आंसर आ जाएगा 81। सो यहाँ आप लिख लोगे 81 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट ए हो चुका है। पार्ट बी में देखें, अगेन यही बात करें कि डिफरेंस बताएं, ठीक है, बिटवीन द टेम्परेचर इन वॉस्टक इन फरवरी एंड जून। वॉस्टक का बताना है कि फरवरी और जून में क्या इसका डिफरेंस आया हुआ है, ठीक है। सो अगर आप देखें तो वॉस्टक की अगर हम बात करें, वॉस्टक की फरवरी में ये टेम्परेचर है बेटा -47 है, ठीक है, और जून में है -71, ठीक है। सो अगेन वही बात कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम आपने करना है। पहले तो डिफरेंस की बात कर लेते हैं। डिफरेंस ये होगा मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर, ओके। सो वॉस्टक की मैक्सिमम जो है वो ये बन रहा है हमारा, ठीक है, -47 माइनस फार्मूले में है, और मिनिमम जो है वो है -71। फरवरी और जून का इन्होंने कहा था ना, तो इसलिए हम फरवरी और जून वाले टेबल जो है वो कंसल्ट करें। ये हो जाएगा -71, ठीक है। इसको बेटा फर्दर जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -47 + 71। अच्छा, इसको आप बेटा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 71 - 47, यहाँ से मैं कैरी करता हूँ, ये 6 हो गया, ये 11 हो गया, 11 - 7 4, और 6 - 4 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। इसको आप यहाँ लिख लेंगे 24, और डिग्री सेल्सियस यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वाला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। दिस वन इज़ अबाउट प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स का थोड़ा सा देख लें कि यहाँ हमें जो दिया हुआ है कि क्वेश्चन में कि रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, ये पूरी लाइन देख लें, वो ये है, ठीक है। अब ये कैसे आया, ज़ाहिर यू नो दिस, कि जब हम 168 के फैक्टर्स बना रहे हैं तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है, यानी 168 इसके फैक्टर्स बने हैं, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है, 2 8 टाइम्स एंड 2 4 टाइम्स, फिर 2 से ही डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और यह आ जाएगा 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, ठीक हो गया। फिर 2 से ही डिवाइड करते हैं, 2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, फिर 3 से किया, 3 7 टाइम्स डिवाइड किया हमने, 7 आ गया, फिर 7 1 टाइम्स 7, तो ये 1 तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सो ये आपने देखा कि 2 क्यूब, ठीक है, 2 जो है वो हमारा 3 टाइम्स रिपीट हो गया, 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। सो दैट्स हाउ ये प्राइम फैक्टर्स हमें मिले। सो इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ लिखा हुआ था दैट इज़ एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो उसका यही मतलब है, सही हो गया ना। अब ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ, ये देखिएगा, एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो इट मीन्स कि यही प्रोसेस करना है, बस वैल्यू आपकी 140 हो जाएगी, बस सिंपल इज़ दैट, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं।
सो इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ जी, ये जस्ट आपको एक्सप्लेन किया मैंने। अच्छा, हमने जो फाइंड करना है वो 140 का करना है। यहाँ बेटा करते हैं 140, ठीक है। 2 से आप स्टार्ट करेंगे, 2 7 टाइम्स 14 और 0 आ गया हमारे पास। फिर आपके आ जाएगा 2 से ही डिवाइड करें, 2 3 टाइम्स 6, ठीक है। 1 कैरी करेगा 10, 2 5 ज़ा 10। फिर 7 से कर लें या 5 से कर लें, 5 7 टाइम्स 35 और 7 1 टाइम्स 7। तो ये जो हमारे पास नंबर आए ये सारे के सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है। यही आपने लिखने हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सो यहाँ आ जाएगा बेटा 140 इक्वल्स, और अब आप ये लिख लीजिए सारे, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो यही हमारा आंसर होगा, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये कह रहे हैं जी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करें ऑफ 168 और 140, ठीक है। बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में एक चीज़ याद रखिए, और वो एक वर्ड है ये कॉमन, ठीक है। तो आपने इस तरह से प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं और जस्ट देख लेना है कि इसमें कॉमन क्या क्या है। लाइक 168 के प्राइम फैक्टर्स अगर आप देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ना, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 168 ये है जी हमारे पास। मैं इसकी पावर ओपन कर रहा हूँ, 2 क्यूब है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, ठीक है। फिर उसके बाद 3 and 7, 3 and 7, ठीक हो गया। अब सेकंड वाला भी लिख लेते हैं। सेकंड वाला है हमारे पास 140 और इसके अभी हमने प्राइम फैक्टर्स ये बनाए हैं, ठीक है। ये अगर आप देखें तो अभी हमने बनाए थे, तो अब ये लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 7, ठीक है। अब इसमें देखें कॉमन हमें एक तो ये 2 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी है, फिर ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो 7 भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा HCF, ठीक है। सो HCF हमारा आएगा ये वाला 2, ठीक है, प्लस 2 प्लस 7, यानी वो सारे वो नंबर जो हमारे पास कॉमन है। तो 4 7 टाइम्स 28, तो ये बेटा आंसर आ गया हमारा 28, ठीक है। तो HCF आ गया 28। अब नेक्स्ट में देखें, कह रहे हैं हमें क्वेश्चन में कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंटीजर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंटीजर n हमने फाइंड करना है सच दैट 16 n इज़ अ स्केयर नंबर, ओके। सो ये कह रहे हैं कि n इज़ जो है वो स्केयर नंबर है, ठीक है। सो सिंपल ये बहुत आसान है। सिंपल आप 168 जो है इसके फैक्टर्स आप लिख लो पहले। 168 के फैक्टर्स यहाँ हमारे पास पहले से मेंशन्ड है, ठीक है। ये हम लिख लेंगे। तो इसको मैं चूँकि यहाँ हमें स्केयर नंबर चाहिए होगा ना, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से चेंज करके लिखूँगा। मैं इसको लिखता हूँ 2 स्केयर, ठीक है, यानी ये 2 स्केयर, ठीक है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये 168 के फैक्टर्स को मैंने इस तरह से लिख लिया, ठीक है। 168 को इस तरह से लिख लिया, ठीक है। अब देखें जो नेक्स्ट नंबर है वो हमारे पास n है। तो अब n हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए कि ये जो फैक्टर्स हमारे पास हैं यहाँ ये स्क्वायर बन जाएं, ठीक है। तो स्क्वायर कैसे बनेंगे? देखिए बहुत आसान सी बात है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करा दें इन तमाम नंबर्स को 2 के साथ, ठीक है, तो ये 2 स्क्वायर आ जाएगा। फिर 3 के साथ यहाँ देखें तो 3 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 7, ठीक है, तो ये 7 स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह सारे अब पूरे नंबर्स जितने जितने हैं ये स्क्वायर्स में आ चुके हैं ना, ठीक है। अब इसमें n कौन सा था, कौन से नंबर हमने खुद से ऐड किए ताकि ये वाले नंबर जो हैं ये स्क्वायर बन जाए। तो ज़रा हमने ये वाले नंबर इसमें ऐड किए थे ना, मल्टीप्लाई किए थे खुद से, ठीक है ना। सो ये हमारा वो नंबर है जो कि n होगा, ताकि ये पूरी की पूरी जितने भी फैक्टर्स हैं स्क्वायर बन जाए। सो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा बेटा n जो आएगा आपके पास वो क्या आएगा, दैट इज़ 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 6 टाइम्स 7 42। सो ये आंसर आ गया हमारा 42, ठीक है बेटा। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए, और इसके बाद अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 10 जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। आज हमने 3 क्वेश्चन बेटा किए हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमने सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, ठीक है।
फिर रोटेशनल सिमेट्री की बात की, फिर टेम्परेचर वाला ये टॉपिक है, नंबर्स वाला टॉपिक है, उसमें से इस तरह का क्वेश्चन पेपर में बहुत दफ़ा आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के लिए फार्मूला मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। और फिर ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, इसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।